नमस्कार मित्रों, मैं अवधेश कुमार शर्मा एग्ज़ाम कार्ड लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपका एसएससी जीडी की परीक्षा जो 23 जनवरी को हुई है, उसकी जो पाली है वो तीसरी है। उसके लिए हिंदी के भाग को सॉल्व करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, अपनी नियम निष्ठा से बहुत अच्छे ढंग से आपके बीच में इस प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास करूंगा। साथ ही विद्यार्थियों, मेरे जो टीचर्स बंधु हैं वो आपको अपनी अपनी सब्जेक्ट में अपनी जानकारी से आपके लिए बहुत ही सुगम तरीके से इन पेपर्स को सॉल्व करने का 100% प्रयास करेंगे। मित्रों, आप लोग थोड़ा सा देखते रहिए हमारे इस चैनल की ओर, आगे मिलते रहेंगे आपसे इन प्रश्नों के लिए। तब तक मैं आपको इस प्रश्न पर विचार व्यक्त करता हूं। अपने हिंदी वाला जो पेपर है उसका एक प्रश्न नंबर ये है, मुहावरे दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। यानी इधर मुहावरा है, इधर उनका अर्थ है। अब ये देखना है कि गलत युग्म देखना है। यानी एक मुहावरा दिया है, एक उसका अर्थ दिया है, कहां पर मुहावरे का अर्थ जो है मिसमैच हो रहा है उस पर आपको विचार व्यक्त करना है। देखिए थोड़ा सा, हाथ पीले करना। विद्यार्थियों, मुहावरा है हाथ पीले करना। अक्सर हम लोग ऐसा कहा करते हैं कि जैसे किसी लड़की की शादी कर दी, बोले हाथ पीले कर दिए हमने, ये मुहावरा था। हाथ पीले करना, असंभव को संभव कर देना, ये इसको ठीक से मैच नहीं करता है। लेकिन अभी और विकल्पों की बात करता हूं। पहले लोहा मानना, श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेना, ये मैच करता है। सुरखाव के पर असाधारण विशेषता, ये बिल्कुल ठीक है। हथियार डाल देना, आत्मसमर्पण कर देना। तो ये जो 3 स्टेप दिए हैं, इनके तो अर्थ दिए हैं सही, और ये बात करते हैं गलत की कि भाई गलत कौन सा है। तो मुहावरे और उसके अर्थ का जो सही भाव दिया है वो ये है, हाथ पीले करने का मतलब है मुक्त हो जाना। जो आपका वास्तविक कार्य था, जिसको आपको करना था, उसको अगर कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हाथ पीले हो गए। इसलिए उत्तर क्या होगा? पहला। क्वेश्चन संख्या 2 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 2 को देखेंगे। लोग उपदेश का अनुसरण करने में प्रसन्नता का रिक्त स्थान करेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द के माध्यम से करनी है। लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का। विद्यार्थियों, अब उपवास की बात है। उपवास का मतलब क्या है? हंसी। अनुभव का मतलब है चिंतन। अनुभव का मतलब है चिंतन है, जानकारी कहना चाहिए। और महसूस का मतलब है अनुभव, और प्रतिफलन का मतलब है परिणाम। अब दिया है लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, इसलिए उत्तर क्या होगा? अनुभव। उपदेशक का उपदेश सुनने का अनुसरण करने में लोगों को प्रसन्नता होती है। उत्तर ये होगा दूसरा। प्रश्न नंबर 3 की ओर ध्यान देना। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थापन, उसका उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? विद्यार्थियों, रेखांकित एक शब्द दिया गया है एक कथन में, और उसका जो उपयुक्त पर्यायवाची है उसका चयन करना है। अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई है। विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान देना, क्या लिखा है? क्लांति। इसको रेखांकित किया है, इसका मतलब क्या है? चमक। एक अर्थ क्या हो सकता है? उमंग। एक क्या होगा? आभा। एक क्या होगा? द्युति। ये किसके पर्यायवाची है? क्लांति के। तो
निम्न वाक्यों में से रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका उपयुक्त पर्यायवाची शब्द विकल्प में से कौन सा होगा। अब बात है क्लांति की, तो क्लांति का जो बहुत अच्छा उत्तर है वो शब्द है थकना। और ये अर्थ किसके हैं? कांति के। ये अर्थ किसके हैं? कांति के। और दिया क्या है? क्लांति। तो थकना कहना चाहिए, थकावट कहना चाहिए, हैरान होना कहना चाहिए। तो चमक किसका है? कांति का। पसीने से कोई अर्थ नहीं है, खुशी एक भाव है। और थकान किसको प्रकट करती है? क्लांति से। उत्तर कौन सा होगा? दूसरा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन संख्या 4 पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। क्वेश्चन संख्या 4 में ऐसा लिखा है, इस पुष्प की सुगंध मन भावन है। और ये रेखांकित दिया है सुगंध को, रेखांकित दिया है सुगंध को। अब ऐसा कहा गया है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। तो ढूंढना क्या है विद्यार्थियों? सुगंध का विलोम। अब यहां आपको देखना है कि सुगंध का मतलब क्या होता है? अच्छी गंध। और इसका विलोम होगा तो भाई दुर्गंध ही होगा, क्योंकि सु का अर्थ होता है अच्छा और दुर का अर्थ होता है बुरा। तो अच्छी सुगंध का विलोम तो बुरा ही होगा। तो देखिए, ये सुगंध का विलोम ढूंढना है। ये तो सुगंधी लिखा है, ये नहीं हो सकता है। आभा का अर्थ क्या होता है? चमक होता है। और दुर्गंध का मतलब बुरी गंध। और स्कंध की अगर बात करते हैं तो स्कंध का मतलब है एक ठहराव, स्कंध का एक ठहराव है। तो उत्तर क्या होगा? सुगंध का दुर्गंध होता है विद्यार्थियों। इसलिए क्वेश्चन संख्या 4 का जो उचित उत्तर है वो तीसरा होगा। अगले क्वेश्चन संख्या 5 पर अपना विचार व्यक्त करता हूं। क्वेश्चन संख्या 5 की ओर ध्यान देना भाई। क्वेश्चन संख्या 5 में लिखा है, सुंदर का बेटा मोहन तो गुदड़ी का रिक्त स्थान है। अब विद्यार्थियों, ये एक मुहावरा भी था, गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल होना। और इसका अर्थ है कि किसी गरीब घर में किसी गुणवान पुत्र का जन्म हो जाना, ये इसका पालन करता है। तो विद्यार्थियों, गुदड़ी का होता है लाल। अब माल से कोई निर्धारण नहीं हो रहा है, धागे से कोई निर्धारण नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो बेटा है। और कपड़े से कोई निर्धारण नहीं हो रहा है। गुदड़ी का तो लाल ही होता है, क्योंकि लाल का अर्थ क्या है? मणि। उत्तर क्या होगा? ये होगा। आगे थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 6 पर, क्वेश्चन संख्या 6 पर दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द में, एक शब्द में उत्तर देना है। विद्यार्थियों, शब्दों का समूह है और उस शब्दों के समूह के लिए एक शब्द में उत्तर देना था। अब सेंटेंस में क्या लिखा है? जो खाने के योग्य हो। अब खाने के योग्य शब्दों का समूह है, तो खाने के योग्य के लिए जो बेस्ट पोजीशन होती है वो शब्द होता है विद्यार्थियों ये। चलो ऐसा समझ लीजिए, इस रूप में लिखिए। कहीं ऐसा लिखते हैं और कहीं ऐसा लिखते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। तो जो खाने के योग्य होता है उसको खाद्य कहते हैं, जो खाने के योग्य नहीं उसको अखाद्य कहते हैं। अब खाने के योग्य के लिए, अब भोजनालय तो भाई वो एक स्थान होता है। भोजनालय क्या है? स्थान। और खाद्य का मतलब खाने के योग्य, खाने के योग्य। और भक्षण का मतलब खाया हुआ। और उपभोग का मतलब प्रयोग में लेना। तो उत्तर क्या होगा? खाद्य। आगे अगले प्रश्न पर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 में दिया है,
कि विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इस पर विचार व्यक्त करना है विद्यार्थियों। कहीं सेंटेंस में एक रेखांकित भाग दिया है और उस भाग का एक रेखांकित अंश है, उसका जो पर्यायवाची नहीं होना चाहिए बंधुओं। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, आग में तपकर ही सोना खरा होता है, इसको रेखांकित किया है। तो सोने का अर्थ स्वर्ण होता है, सोने का अर्थ कनक होता है, सोने का अर्थ कंचन होता है, लेकिन अयस का मतलब क्या होता है? लोहा। लोहा। अब वो दिया गया है कि सोने का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए, तो भाई ये तो होते ही हैं, ये होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, तो उत्तर कौन सा होगा? ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है और 4 वाक्य दिए गए हैं विद्यार्थियों आपके बीच में, और उन 4 वाक्यों में किसी भी प्रकार का कोई दोष है। अब किसी में काल का हो सकता है, किसी में वचन का हो सकता है, किसी में लिंग का, किसी में कारक का, किसी में अव्यय का। इस तरीके के दोष हमारे हिंदी के वाक्यों में आते रहते हैं। तो चलो मैं आपको बात करता हूं भाई किस सेंटेंस में दोष है। नेता ने सभी लोगों से चर्चा की, सेंटेंस सही लिखा है। अनन्या की आयु 20 वर्ष है, कथन पूरी तरह से सही है। निशांत बहुत तेज दौड़ता है, कथन सही है। अब यहां बात आती है कि अश्विनी ने केवल 100 रुपये मात्र मिले, अश्विनी को केवल 100 रुपये मात्र मिले। अब सोचने की बात यह है कि जो मात्र शब्द है वो और केवल शब्द है वो, ये दोनों क्या हैं बंधुओं? ये अव्यय हैं, और इन अव्ययों के अर्थ कैसे हैं? समान। तो भाई हमारा एक ऐसा रूल्स हमने पढ़ा है कि केवल मात्र भर इन 2 अव्ययों का वन टाइम कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, 2 में से एक का ही प्रयोग करना चाहिए, चाहे केवल को प्रयोग कर सकते हैं या मात्र को। तो गलती किसमें भैया? इसमें। और संबंध किसका है? अव्यय का। इसलिए उत्तर क्या होगा? ये होगा। आगे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत की लड़ाई में मराठों की पराजय हुई। उपयुक्त वाक्य में पराजय के स्थान पर विलोम शब्द का चयन करना है। तो विद्यार्थियों, पराजय का विलोम क्या होता है? जय कह दो, विजय कह दो, जीत कह दो, सफलता कह दो, इसको कह सकते हैं हम लोग। पराजय का विलोम। अब ऐसा लिखा है पानीपत की लड़ाई में मराठों की विजय हुई, तो जय और विजय ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? पराजय के। तो उत्तर ये हो सकता है, लेकिन अभी और भी विकल्प पड़े हुए हैं। पानीपत की लड़ाई में मराठों की शिकस्त हुई। शिकस्त का मतलब क्या है बंधुओं? हार हो गई है। पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार हो गई है, तो डायरेक्टली हार की बात करता है। और पानीपत की लड़ाई में मराठों की अपकीर्ति हुई, भाई हार जाएंगे तो अपकीर्ति हो जाएगी। इसलिए 3 विकल्प जो हैं वो इसका पालन नहीं करते हैं। जो ऊपर वाला कथन है वो 100% पालन करता है। तो भाई उत्तर क्या होगा? उत्तर ये होगा। आगे ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 में ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन संख्या 10 में ऐसा लिखा हुआ है, निम्नलिखित में विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए थोड़ा सा ध्यान देना। थोड़ा ध्यान देना।
विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश का क्वेश्चन संख्या 10, जिसने पवित्र उद्देश्य से जीवन दान किया है, जिसने, ऑप्शन जा रही है सर, ये जिसने क्वेश्चन संख्या 10 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 10, विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो, तो धर्मात्मा का दान से कोई निर्णय नहीं है, और हुतात्मा का मतलब है बलिदान देना। उत्तान का मतलब है बलिदान देना, और जीवात्मा का मतलब है जीवधारी, और दुरात्मा का मतलब है बुरी आत्मा। तो विद्यार्थियों, जीवन का दान किया है, बलिदान किया है, उत्तर क्या होगा? ये होगा। अगले प्रश्न पर विचार करना विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर विचार करेंगे। निम्नलिखित में किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक संज्ञा का शब्द क्रम सही है? तो पहले भाववाचक होना चाहिए, समूहवाचक होना चाहिए, जातिवाचक होना चाहिए। विद्यार्थियों, विकल्पों पर विचार करते हैं। चांदी दिया है। विद्यार्थियों, चांदी एक धातु है। धातु है तो पदार्थवाचक संज्ञा होगी, इसलिए यह विकल्प नहीं हो सकता है। कावेरी, कावेरी एक नदी है तो नदियों की जाति हुआ करती हैं, ये विकल्प नहीं हो सकता है। दासत्व की बात करें, गोंद की बात करें, जुलाहा की बात करें, तो दासत्व पर बात करिए, दासत्व की बात करिए, तो ये भाववाचक है, ये समूहवाचक है, और ये जातिवाचक है। मकान कोई मैच नहीं करता है। उत्तर कौन सा होगा? तीसरा। आगे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें संज्ञा के प्रयोग को शुद्धता पर ध्यान देना है आपको, भाई कौन सा शुद्ध है। तो अब आप यहां पर विचार करना। चौकीदार पर ही चोर होने का डर है। चौकीदार पर ही चोर होने का डर है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? भाई चौकीदार पर ही चोर होने का डर है, या चौकीदार ही चोर होने का, चौकीदार से होना चाहिए। यहां क्या होना चाहिए? से। या चौकीदार का, चौकीदार का चोर होना डर है, चौकीदार पर ही चोर होने का डर है। यह सेंटेंस सही है। चौकीदार पर ही चोर होने का हक है। भाई चोर होने का हक तो कोई होता ही नहीं है। चौकीदार पर ही चोर होने का विश्वास है। विद्यार्थियों, विश्वास नहीं होता है, शक होती है। चोर वाली जो रीति है वो एक ऐसा गुण है व्यक्ति का जिसमें शक हो सकती है। इसीलिए उत्तर कौन सा होगा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ध्यान देना। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए, जो सबसे ज्यादा उचित हो उस शब्द का। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। विद्यार्थियों, बाढ़ तो गोलियों की आ ही नहीं सकती है।
बाढ़ तो हमेशा तरल पदार्थों की आ सकती है, खास करके पानी की। ऐसा कथन आपने कभी सुना होगा कि खून की नदियां बहा देना। अरे भाई, खून ज्यादा हो सकता है किसी युद्ध में, लेकिन नदियां बहना भी बड़ी बात है। इसलिए गोलियों की बाढ़ नहीं आ सकती है, गोलियों की बाढ़ नहीं आ सकती है। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई टिक न सका। रेखांकित है बाढ़, और इसके बदले करना है तो गोलियों की बारिश नहीं हो सकती भाई, गोलियों की गति हो सकती है, गोलियों की दाढ़ तो कभी हो ही नहीं सकती है। ये तो आवाज है, गोलियों की आवाज। गोलियों की होती हैं बौछारें, गोलियों की बौछारें होती हैं। तो विकल्प का उत्तर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान देना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भाई 4 वाक्य दिए गए हैं, कोई एक वाक्य शुद्ध है, 3 गलत हैं। गलती का कारण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जैसी रीतियों पर हो सकता है। तो अभी विचार करेंगे भाई, कौन आदमी आ रहा है, यहां पर कौन नहीं आएगा, कोई आएगा। कौन की जगह पर क्या होना चाहिए, कोई। कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है। अब ये तो रहा भी नहीं है, ये भी गलती है। कौन आदमी आ रहा है, ये भी गलत है। कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है, ये भी गलत है। कौन आदमी आ रहा है, ये गलत है। कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है। वैसे देखने से ऐसा लगता है कि दोनों सेंटेंस बिल्कुल एक रूप में लिखे हैं, लेकिन यहां आदमी लिखा है, आदमी। अब देखिए भाई, इसमें रह का दोष है। पहले में किसका दोष है, रह का, और दूसरे में किसका है, आदमी का। और यहां पर रहा, आ का दोष है। तो ये 3 सेंटेंसों में तो दोष है भाई, ये वाला। और ये सेंटेंस शुद्धता की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। अतः उत्तर कौन सा होगा, तीसरा। अगले प्रश्न पर विचार करना भाई। क्वेश्चन संख्या 15 है। 15 क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। जो बहुत बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द देना है भाई। एक शब्दों का समूह है। जो बहुत बोलता हो, भाई ज्यादा बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। जो बहुत अधिक बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द को प्रयोग करते हैं। शब्द कौन सा होता है, वाचाल। वाचाल का मतलब क्या है, अधिक बोलने वाला। अधिक बोलने वाला। तो भाई पतित का मतलब है नष्ट, और वक्ता का मतलब बोलने वाला, और वाचक का मतलब वक्ता, और वाचाल का मतलब अधिक बोलने वाला। उत्तर क्या होगा, ये होगा। आगे थोड़ा सा और आगे ध्यान देंगे आप लोग अगले क्वेश्चन पर। भाई एक गद्यांश दिया है। अब गद्यांश देखने में भाई बहुत छोटा लग रहा है, बहुत छोटा सा, 2-3 पंक्तियों का ये गद्यांश दिया है। जरा इस गद्यांश पर देखना, प्रश्न संख्या 16 के लिए क्या निर्देश आए हैं। निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सामने में सूर्यास्त हो, सामने में सूर्यास्त हो, फिर दूसरा रिक्त स्थान है। सामने फिर रिक्त स्थान है, इसका मतलब सूर्य हो। तो भाई बादल ये नहीं है, समुद्र नहीं है, धरती नहीं है। जरा विचार करिए, आकाश। अगर आकाश शब्द को लिख दिया है, आकाश में सूर्यास्त का होना, रियल में देखने के तो ऐसा लगता है कि सूर्य नीचे धरती पर उतर आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। आकाश में ही सूर्य का अस्त होना देखा गया है। तो उत्तर क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, आकाश में सूर्यास्त हो। अब दूसरे प्रश्न पर आगे विचार करेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है इसमें।
रिक्त स्थान है, सूर्यास्त हो रहे हैं। भाई अधिक सूर्य नहीं है इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। रहता है ये नियम नहीं है। सूर्यास्त हो रहा है और सूर्यास्त हो जाता है। तो भाई आकाश में, अभी आप देख रहे थे कि पहले इसमें आपने आकाश लिखा और इसमें क्या लिख रहे हैं। अब जरा देखना सेंटेंस को, आकाश में सूर्यास्त हो रहा है। अब ये कथन कंप्लीट अर्थ देने लगा है। तो भाई उत्तर क्या होगा, तीसरा होगा। अगले क्वेश्चन पर विचार करना भाई, क्वेश्चन संख्या 18 है, ध्यान देना। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश में, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आकाश में रिक्त स्थान रही हैं। विद्यार्थियों, धारियां सो रही हैं, ये अर्थ प्रदान नहीं करती हैं। फैलाव रही हैं, शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। लग रही हैं, अर्थ निर्धारित नहीं कर रही है। गुलाबी सुनहरी धारियां आकाश में फैल रही हैं, इसलिए उत्तर क्या होगा, ये होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग देखेंगे, दूर दूर रिक्त स्थान पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। दूर दूर पर्वत तो पहाड़ लिखा है, ये तो शब्द आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पहाड़ लिखा है, यहां पर्वत और भर दे तो गलती हो जाएगी। दूर दूर फैलाव पहाड़ों के मुखड़े, नहीं भाई फैलाव नहीं है और सोए हुए का पालन नहीं होता है, इसलिए दूर दूर फैले। दूर दूर कैसे फैले, पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां। अगले प्रश्न में उत्तर आएगा इसका। क्वेश्चन संख्या 20 ये दिया है कि दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। देखते ही बत्तियां टिमटिमाने लगी, छुपने लगी, मिनमिनाने लगी, हिलने लगी। देखो भाई मिनमिनाना ये ध्वनि है, इसका पालन नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं होगा। छुपने लगी, अरे भाई छुपने से क्या होगा, उधर दिन भी छुप गया, बत्तियां भी छुप जाए तो रात्र कैसी लगेगी। टिमटिमाने लगी का मतलब है जलने लगी, जलने लगी। तो पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं, उत्तर यही होगा। इस प्रकार मैंने 20 प्रश्नों का अपनी विचारधारा से बहुत अच्छे से अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया है। स्टूडेंट, इसी क्रम में आपसे मैं आगामी पेपरों के लिए मिलता रहूँगा तथा अग्रवाल एग्जाम कार्ड की हमारी एक जो पुस्तक है, ये एसएससी जीडी की जो परीक्षा से संबंधित प्रकार की जो पुस्तक है, इसकी विशेषताओं पर मैं आपको वर्णन करता हूं विद्यार्थियों। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पुस्तक के अंतर्गत विगत परीक्षाओं में किसी भी किस्म के प्रश्न पूछे गए हों, उनका समावेश इस पुस्तक में आया हुआ है। दूसरा क्या है कि इसका हमारी टीम के जो लोग हैं, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से सॉल्यूशन इसमें दर्शाया गया है कि आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद इस पुस्तक को तैयार किया गया है। मित्रों, मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि जब आप इस पुस्तक को देखते हैं, आप परीक्षा का कहीं से भी प्रश्न को देखते हैं, कहीं कोई समस्या अगर आपको आती है तो इसमें हमने एक QR कोड की व्यवस्था की है। सारी सब्जेक्ट का अलग अलग QR कोड है। हिंदी का अलग है, मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, GS का अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे आप लोग, तो 1 मिनट में हमारी ये पुस्तक आपको पूरा सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगी। तो साथियों, मैं ऐसा कहना चाहूँगा इस पुस्तक के विषय में
कि आपकी तैयारी के लिए, आपके जीवन को एक अच्छा आयाम प्रदान करने के लिए हमारे टीचर्स बंधुओं ने इस पुस्तक को जो तैयार किया है, उसमें अथक श्रम किया है, वो आपके जीवन को एक सार्थक सिद्ध होगी, आपको अच्छी सफलता दिलानी होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप स्वयं तथा अपने साथी मित्रों को संदेश करिए, सूचना दीजिए, अधिक से अधिक संख्या में इस पुस्तक का अध्ययन करें और आप अपने भावी जीवन को एक नया आयाम प्रदान करें। जीवन सफलता के लिए ये सबसे सरल और सूक्ष्म सूत्र आपको प्रदान करते हैं हमारा ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।